बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेमस पर्सनैलिटीज़ के हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू की थी। काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और भी बहुत सारी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ को हमने डिस्कस किया था। तो कुछ रह गई थी तो उन्हें मुकम्मल करेंगे। अब जो अधूरे काम हैं वो मुकम्मल करने का टाइम आ गया है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि इन्हें हम मुकम्मल करें और इसके साथ साथ कोई ना कोई सीरीज़ भी आपके साथ हम शुरू करें। तो आज हमने इकबाल साहब के बारे में पढ़ना है। आपको पता है हमारी जो उर्दू है वो भी इकबाल साहब के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। उसके अलावा जनरल जीके का जो पोर्शन होता है उसमें भी इकबाल साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल बनते हैं। फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से जिन्ना साहब का, इकबाल साहब का रोल रहा है, तो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान हिस्ट्री में या पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से भी इनके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। हमारे नेशनल पोएट हैं, हमारे कौमी हीरो हैं, इसलिए भी सवाल बनेंगे आपके। तो शुरू करते हैं बेटा हम इकबाल साहब के बारे में। इनकी डेट ऑफ जो बर्थ है वो एग्जैक्ट भी आपने याद करनी है, तो ईयर याद करना है और एग्जैक्ट 9 नवंबर की डेट है बेटा। 1897 का साल था। सियालकोट में ये पैदा हुए थे। कहाँ पे? सियालकोट की जो ज़मीन है ना, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। फैज़ साहब भी तो सियालकोट से थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो इस तरह से आप देखेंगे सियालकोट में ये पैदा हुए। इनके जो वालिद साहब हैं वो शेख नूर मोहम्मद, नाम याद रखना है आपने, शेख नूर मोहम्मद साहब जो थे इनके वालिद साहब का नाम था। और इमाम बीबी जो है इनकी वालदा साहिबा का नाम था। इनके बारे में सवाल 2-3 बनते हैं। इनकी वालदा के बारे में, इनकी डेथ के बारे में आता है। इनकी याद में जो है इकबाल साहब ने एक नज़म लिखी थी, उसके बारे में भी पूछता है। तो इमाम बीबी जो है इनका ताल्लुक़ समड़ियाल से था, कश्मीर के इलाके समड़ियाल से थी ये। और जो है ना जी, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1915 में जाके हुई थी। और इनकी याद में जो इकबाल साहब ने नज़म लिखी थी उसका नाम था वालदा मोहतरमा की याद में। वालदा मोहतरमा की याद में जो है ना जी, इनके बारे में इन्होंने अपनी वालदा साहिबा के बारे में किताब लिखी थी। उसके बाद अर्ली एजुकेशन इन्होंने लाहौर से ही हासिल की। तो सिटी का पूछा जा सकता है कहाँ से? स्कॉट मिशन कॉलेज इन सियालकोट, बल्कि सियालकोट से इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो सियालकोट से ही है, लाहौर से नहीं है। उसके बाद फिर लाहौर आएंगे ये। तो कौन सा जी इनका अर्ली एजुकेशन जो कॉलेज था वो कौन सा था जी, यहाँ से इन्होंने हासिल किया है? स्कॉच मिशन कॉलेज इन सियालकोट, वहाँ से इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद जो है ना जिनके कुछ टाइटल्स हैं जिनके बारे में कमीशन में ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद एजुकेशन और इनका पॉलिटिकल कैरियर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी वो भी हम देखेंगे। तो इनके कुछ जो है ना जी हमारे पास टाइटल हैं, जैसे पोइट ऑफ ईस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। शायर मशरक जिसे हम कहते हैं, पोइट ऑफ ईस्ट, शायर मशरक। मुफक्किर पाकिस्तान भी ने कहा गया, द थिंकर ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि जो इलाहाबाद खुतबा दिया था इन्होंने 1930 में, उसमें हम कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। वो ये पाकिस्तान बनने से पहले इनकी डेथ हो गई थी। पाकिस्तान का जो वो ये बनते हुए नहीं देख पाए थे, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। आगे चल के हम सारा डिस्कस करेंगे। हकीम उल उम्मत का जो है ना जी इनका लक़ब था, तो ये किसने दिया था, ये सवाल पूछा जाता है। तो हकीम उल उम्मत का जो इन्हें लक़ब था वो दिया था ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने इन्हें क्या कहा? हकीम उल उम्मत का। ये सवाल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल इन्हें जो है ना जी नेम दिया वो क्या? नेशनल पोएट, पाकिस्तान का कौमी हीरो जो है 1947 से ही जब पाकिस्तान बना था, तो नेशनल हीरो जो है हमारा, कौमी हीरो जो है वो अल्लामा इकबाल साहब को कहा गया। अल्लामा इकबाल साहब को नाइटहुड का टाइटल मिला था, सर का। तो कब? 1922 में। तो हमारे पास जो टाइटल है, जो खिताब होता है वो हमेशा गवर्नमेंट देती है। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट किसकी थी? बरतानिया की थी। और बरतानिया के बादशाह कौन बैठे हुए थे? जॉर्ज पंजुम थे। उस वक्त जॉर्ज पंजुम थे। तो जॉर्ज पंजुम जो थे, जॉर्ज 5 जो थे, इन्होंने 1922 के अंदर इन्हें क्या दिया था जी? सर का खिताब इन्हें मिला था। 1926 में फिर ये पंजाब असम्बली के मेंबर बने थे। ये भी सवाल बनता है कि पंजाब असम्बली के मेंबर ये कब बने थे। आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट हमारे पास है इनकी हायर एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन मैंने बता दी, सियालकोट से इन्होंने हासिल की थी, स्कॉट मिशन जो कॉलेज था वहाँ से। आगे चल के जो है ना जी ये लाहौर आ जाते हैं और लाहौर के अंदर ये क्या करते हैं जी 1897 में बीए करते हैं। क्या करते हैं जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, बीए करते हैं। कौन से सब्जेक्ट में? फिलासफी में, इंग्लिश लिटरेचर में और अरेबिक में। सिंपल इन्होंने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे हम कहते हैं, फिलासफी में, इंग्लिश लिटरेचर में और अरेबिक में। कब किया? साल भी याद रखना है आपने, 1897 में इन्होंने लाहौर से किया। आगे चल के फिर ये क्या करेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी करेंगे, एमए कर लेंगे 1899 में ही, और इसी दौरान ही इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिलासफी का कि ये जो है फिलासफी को पढ़ा रहे थे ये इसी कॉलेज में जहाँ ये पढ़ रहे थे। आगे चल के जूनियर प्रोफेसर के तौर पे ये अपने कॉलेज को ज्वाइन करेंगे ऐसे जूनियर प्रोफेसर ऑफ फिलासफी एंड लिटरेचर के। ठीक है जी, तो इन्होंने अपना बीए और एमए किधर से किया जी? लाहौर से किया। किधर से किया? लाहौर से किया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी हायर एजुकेशन। तो इकबाल साहब जो थे ये ट्रिनिटी कॉलेज जो था कैम्ब्रिज, वहाँ जो है ना स्कॉलरशिप पे जाते हैं अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए। ये सवाल बन जाता है कि इकबाल वाज अवार्डेड अ स्कॉलरशिप पे जाएंगे ये एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है जी। आगे हमारे पास 1906 में अलामा इकबाल, 1905 में जाते हैं ये। 1906 में अलामा इकबाल साहब ने जो है ना लॉ की डिग्री हासिल की। कहाँ से? लिंकन इन लंदन। ये लिंकन इन यूनिवर्सिटी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो लिंकन इन यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास जो है आप देखें कि वहाँ से इन्होंने जो है ना डिग्री हासिल की। अच्छा, ये लिंकन इन नहीं है, ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी वाली उसकी तस्वीर है। ठीक है जी, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो लिंकन इन जो हमारे पास कॉलेज था लंदन में, वहाँ से इन्होंने क्या किया जी लॉ की डिग्री की। कब? 1906 में। साल भैया पूछा जा सकता है आपने कि आपसे कि इन्होंने लॉ की डिग्री कब की और कहाँ से की। 1907 में इन्होंने क्या किया जी, ग्रेजुएटेड एज अ डॉक्टर ऑफ फिलासफी में डिग्री की डॉक्टर हासिल की। कहाँ से जी? लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख। जो पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। पूछा जाएगा जर्मनी के अंदर। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, जर्मनी से जो है ना जी इन्होंने क्या किया जी म्यूनिख यूनिवर्सिटी से क्या किया जी अपनी पीएचडी की डिग्री की। और पीएचडी की डिग्री के दौरान इनका जो थीसिस था वो क्या था, ये सवाल पूछा जाएगा। थीसिस था इनका द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये बार बार पूछा गया है कि डॉक्टर इकबाल साहब की जो डॉक्टरी की डिग्री थी पीएचडी की, उसमें उनका जो थीसिस था उसका क्या नाम था? द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ठीक है जी, जो कि 1908 में पब्लिश हुआ था। थीसिस जो था वो अगले साल, ये साल भी पूछा उसने। ये जो उनका थीसिस था, मतलब है आप ये कह लेंगे जो मेन टाइटल था उसका थीसिस का वो ये था, और ये कब पब्लिश हुआ? 1908 में पब्लिश हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है ना जी उनका आप देखें पॉलिटिकल कैरियर की अगर हम बात करें। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने दोबारा से in 1908 he joined the Oriental College again as a professor of philosophy and English literature के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया था, दोबारा से पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है जी। इकबाल साहब ने अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस है वो कहाँ की? इकबाल बिगिन प्रैक्टिस लॉ एट चीफ कोर्ट ऑफ लाहौर, मतलब लाहौर कोर्ट में इन्होंने क्या की अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी अगर आपसे पूछ रहे हैं कहाँ से इन्होंने शुरू की तो लाहौर से की। ठीक है जी। उसके साथ साथ अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक्टिव मेंबर भी रहे, मतलब थोड़ा सा सोशल वर्क की तरफ भी चले गए, आगे चल के पॉलिटिक्स की तरफ भी चले जाएंगे। 1919 के अंदर जो है ना जी ये सेक्रेटरी भी बने। क्या बने जी? जनरल सेक्रेटरी बने। किसके जी? अंजुमन हिमायत इस्लाम के। सवाल बन सकता है कौन से ईयर में इकबाल साहब अंजुमन हिमायत इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी बने? 1990 में, 1919 की ये बात है। आगे चल के हम देखते हैं मुस्लिम लीग को कब इन्होंने ज्वाइन किया। तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के ज़्यादा रेफरेंस जो आ रहे हैं वो 1906 के मिल रहे हैं बेटा। 1908 के रेफरेंस भी मिले हैं, 1926 के रेफरेंस भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रेफरेंस हैं वो 1906 के मिले हैं कि इकबाल साहब ने 1906 में ही मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। 1908 में फिर इनकी जो लंदन ब्रांच थी मुस्लिम लीग की उसके जो है ना जो कमेटी थी एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके मेंबर भी बन गए हुए थे। ठीक है, तो ज़्यादा रेफरेंस 1906 के मिल रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप 1908 1926 की तरफ भी जा सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में ना हो। अगर ये ऑप्शन में है तो फिर इसी को ठीक कीजिएगा। उसके बाद आगे चल के इकबाल साहब ने अपोज किया था जी लखनऊ पैक्ट को।
लखनऊ पैक्ट आपको बताया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में हुआ था कब, 1916 के अंदर, जब जिन्ना साहब को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था। जिन्ना साहब ने दोनों पार्टीज को इकट्ठे मिला दिया था। जब सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम किया गया था हिंदुओं की तरफ से, ये बाज़ाहिर हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट नज़र आ रही थी, लेकिन उसमें जो नेगेटिव पहलू था वो ये था कि उसमें बंगाल और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसे इग्नोर किया जा रहा था। तो इस बेस पे इकबाल साहब ने इसका अपोज किया था। ये सवाल बन सकता है लखनऊ पैक्ट में इकबाल साहब का रिएक्शन क्या था। तो इकबाल साहब का रिएक्शन जो था क्या था, अच्छा नहीं था। उन्होंने इसे अपोज किया था इसकी, और भी बहुत सारे लीडरान ने तनकीद की थी इसके ऊपर। सारे जो मुस्लिम लीग के लीडरान थे या मुसलमान लीडरान जो थे कुछ नहीं थे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी एरियाज थे वो कंप्रोमाइज़ किए जा रहे थे मुसलमानों के। वहाँ मुसलमानों की बरतरी तस्लीम नहीं की जा रही थी, पंजाब में और बंगाल में स्पेशली। ठीक है, आगे हमारे पास है जी, आगे चल के जी 1930 के चलने से पहले हम देखते हैं कि 1926 के अंदर, 1922 में तो इन्हें वो सर का खिताब मिल गया, टाइटल मिल गया अंग्रेज सरकार की तरफ से, जॉर्ज पंजम की तरफ से। 1926 के अंदर ये पंजाब असम्बली के मेंबर बने थे। ये सवाल बना है बहुत बार कि इकबाल साहब पंजाब असम्बली के मेंबर कब बने, 1926 के अंदर बने थे। और 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन आया, जब मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, एक सरशफी लीग और एक जिना लीग, एक सरशफी लीग और एक जिना लीग, दो अलग अलग उसमें तकसीम हो गई थी। सरशफी लीग चाह रही थी कि हम जो साइमन कमीशन है उसे सपोर्ट करें, और जिना लीग चाह रही थी कि हम उसकी मुखालफत करें, और ऐसे ही हुआ था। तो इकबाल साहब की तरफ थे उस वक्त, तो इकबाल साहब सरशफी लीग की तरफ थे, मतलब इन्होंने भी सपोर्ट करने वालों में थे आप इस तरह से कह लेंगे साइमन कमीशन के। ठीक है, उसके बाद 1930 के अंदर जब खुतबा इलाहाबाद हुआ, क्योंकि सारे की सारी लीडरशिप की तरफ थी, मेन लंदन पहुंची हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो सारे के सारे लीडरान जो थे उधर ही थे लंदन में। तो पीछे जो है मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हो रहा था, 1930 का जब सालाना इजलास हो रहा था, तो उस वक्त इकबाल साहब क्या करते हैं, 1930 वाला जो इलाहाबाद में हो रहा था उसे प्रिजाइड करते हैं, उसके सदर बनाए जाते हैं, उसे चेयर करते हैं। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, खुतबा देते हैं, और वहाँ पे ऐलान करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की जो रियासतें हैं और ये जो बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पे एक मुसलमान रियासत का क़याम होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम खुतबा इलाहाबाद कहते हैं। तो 1930 के अंदर उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया, जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में। इसका मतलब ये हुआ, जब पहली राउंड टेबल हो रही है लंदन में, तो जना इकबाल साहब की तरह लाहौर में, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इकबाल साहब ने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए तो खुतबा इलाहाबाद दिया। अगर उधर गए होते तो खुतबा इलाहाबाद भी नहीं होना था। ठीक है, उसके बाद दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इकबाल साहब जाते हैं और हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पहली जब हो रही थी उस वक्त खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे हिंदुस्तान में इकबाल साहब, दूसरी और तीसरी में जो है ना जी हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड और थर्ड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इकबाल जिना साहब जो थे वो नाराज हो गए हुए थे, और वो उन्होंने अपने आप को जलावतन कर लिया था। सेल्फ एग्जाइल पीरियड ऑफ जिना जो था 31 से 34 तक। तो अल्लामा इकबाल साहब ने खतूत लिखे, उन्हें रिक्वेस्ट की और उन्हें वापस से बुलाया। कब, 1934 के अंदर उन्हें वापस से बुलाया और कहते हैं उनको कहा कि जी आप प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग की और इसे लेके चलें। इस तरह से मतलब है कि इकबाल साहब ने अपना रोल प्ले किया जिना साहब को वापस बुलाने के लिए और मुस्लिम लीग की बागडोर संभालने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद कुछ बुक्स हैं इनकी, उनके बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनकी डेथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इनके मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं। तो इन्होंने जो है ना जी कुछ बुक्स लिखी, पर्शियन में कुछ लिखी, उर्दू में। तो मैंने पर्शियन को और उर्दू को अलग अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पर्शियन में, फारसी में इन्होंने पहली किताब लिखी वो असरार खुदी थी। असरार खुदी का साल भी पूछता 1915 के अंदर लिखी गई थी, और ये पहली पोएट्री की बुक थी। इससे पहले कोई शायरी की किताब नहीं आई थी इकबाल साहब की, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। तो इस तरह से पूछा जाए कि फर्स्ट पोएट्री की जो बुक थी इकबाल साहब की वो कौन सी है, तब भी आप असरार खुदी कहेंगे। लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज में थी, पर्शियन में थी। साल भी याद रखिएगा 1915। इससे पहले किताब लिखी गई थी इल्म इक्तिसाद, लेकिन वो शायरी पे नहीं थी। 1904 के अंदर आगे चल के देखेंगे वो इकोनॉमिक्स पे थी, वो नसरी किताब थी, वो शायरी पे नहीं थी। 1904 वाली इल्म इक्तिसाद पहली बुक अगर इकबाल साहब की पूछी जाए तो इल्म इक्तिसाद है। आगे चल के हम देखेंगे 1904 में इन्होंने लिखी थी, और वो इकोनॉमिक्स पे थी। कभी कभी इस तरह ही पूछता है कि इकबाल साहब ने इकोनॉमिक्स पे कौन सी बुक लिखी थी।
इल्म इक्तसाद 1904 में लिखी गई थी, नसरी किताब थी वो, शायरी पे नहीं थी। शायरी पे पहली किताब हमारे पास असरार खुदी होगी 1915 में इन्होंने लिखी थी, लेकिन ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। फिर उसके बाद रमूज़ बेखुदी लिखी इन्होंने 1918 के अंदर, 17-18 में इसे कंप्लीट किया गया। फिर पियाम मशरिक लिखा इन्होंने 1923 के अंदर। ये सारे के सारे किसमें हैं? फ़ारसी में है। तो पियाम मशरिक के बारे में आता है कि किसके रिस्पांस में ये लिखी गई थी। इकबाल वर्क इज फिलोसॉफिकल पोएट, रिस्पांस था गोइटे के रिस्पांस में लिखा गया था। ये पियाम मशरिक किसके रिस्पांस में लिखी गई, इस तरह से सवाल बनेगा। गोइटे के रिस्पांस में लिखी गई। ज़बूर आज़म फिर एक किताब लिखी गई 1927 के अंदर। उसके बाद हमारे पास जावेदनामा है 1932 के अंदर। ये फ़ारसी की किताबें हैं, फ़ारसी के मजमूए कलाम थे इकबाल साहब के। उसके बाद उर्दू का जो मजमूआ कलाम है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इकबाल साहब की जो उर्दू की किताबें हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। वहाँ से तो एक आधा सवाल बनता है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो पहले आप किताब देखें उर्दू के अंदर, बांगे दरा लिखा इकबाल साहब ने 1924 के अंदर। बांगे दरा कब लिखी? 1924 के अंदर लिखी इकबाल साहब ने। ठीक है जी। तो इसमें आप ये देखेंगे कौन कौन सी नज़में हैं, किस हवाले से यहाँ से सवाल बनते हैं। इसका जो दिबाचा है, बांगे दरा का दिबाचा जो है, उसके बारे में सवाल आएगा कि प्रीफेस ऑफ बांगे दरा का जो दिबाचा किसने लिखा था? शेख अब्दुल कादिर साहब ने लिखा था। शेख अब्दुल कादिर साहब ने बांगे दरा का दिबाचा लिखा था, प्रीफेस लिखा था। ठीक है। उसके बाद बांगे दरा की पहली जो पोएम है उसके बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट पोएम ऑफ बांगे दरा हिमाला की पहली जो है नज़म है, फर्स्ट, ये सवाल बनता है। फिर इसमें इसके अलावा बांगे दरा में कौन कौन सी नज़म है जी? शिकवा जवाब शिकवा हमारे पास किधर है जी? बांग दे के क्या जवाब शिकवा भी किया। ठीक है। तो बांगे दरा भी आप ट्रिक बना ले अपनी, आपकी खुद की होनी चाहिए, वो आपको याद रह जाएगी। किसी और की ट्रिक को आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे, भूल जाएगी। इतनी सारी ट्रिक्स भी नहीं बनानी कि वो सारी मिक्स हो जाए आपस में। ठीक है। तो शिकवा जवाब शिकवा जो है ना जी, हमारे पास ये इकबाल साहब की कौन सी किताब में है? बांगे दरा में है। खिज़र राह भी किधर है? बांगे दरा में। तलू इस्लाम भी किधर है जी? बांगे दरा है। बांग दी जाएगी सुबह के टाइम तो ही तलू होगा ना दिन, या इस्लाम का तलू होना या दिन का तलू होना। ठीक है जी। इस तरह से कोई ना कोई हिंट बना के कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुलाम कादिर रूहीला, ये भी किधर है हमारे पास? नज़म बांगे दरा में है। फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, ये भी किधर है जी? बांगे दरा में है। वालदा मोहतरमा की याद में मैंने आपको बताया, ये भी बांगे दरा में है। और उसके बाद हमदर्दी भी किधर है? बांगे दरा में है। सकीला जो जजीरा है उसके बारे में, सिसिली जो आइलैंड है, जजीरा है, उसके बारे में जो नज़म है वो भी बांगे दरा में है। तो ये फेमस जो नज़म है जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है कि जी कौन सी किताब में है, ये मेरे ख्याल से ये याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है। आगे चलते हैं जी। सेकंड बुक जो उर्दू में इन्होंने लिखी वो हमारे पास से बाले जिब्रील है और 1930 में लिखी गई है। इसमें जो पोइम शामिल हैं उसमें दो मेन याद रखनी है आपने। मस्जिद कुर्तबा जो है वो किधर है जी? बाले जिब्रील में है। साकी नामा किधर है जी? बाले जिब्रील में है। तारिक की दुआ किधर है जी? बाले जिब्रील में है। मस्जिद कुर्तबा, बाले जिब्रील। ठीक है जी। साकी नामा और तारिक की दुआ, ये तीनों नज़में मेन जो हैं जिनके बारे में अक्सर पूछ रहा होता है कमीशन, बाले जिब्रील में है। उसके बाद ज़रब कलीम है। ज़रब कलीम की जो फेमस नज़म है हमारे पास वो कौन सी है जी? टीपू सुल्तान की नसीहत। टीपू सुल्तान की ज़रब, तलवार बाज थे टीपू सुल्तान साहब, एक कमाल किस्म के। ठीक है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ठीक है। तो ज़रब कलीम किधर है? टीपू सुल्तान की नसीहत किधर है जी? ज़रब कलीम में 1936 में ये आई थी बुक। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अरमग़ान हिजाज जो है इसके बारे में भी सवाल बनते हैं। अरमग़ान हिजाज वो इकबाल की बुक है जो इनकी डेथ के बाद 1938 के अंदर पब्लिश हुई। इस सवाल बनता है कि वो कौन सी किताब है जो इकबाल साहब की डेथ के बाद पब्लिश हुई? अरमग़ान हिजाज है। दोनों लैंग्वेज में है, उर्दू में भी और फारसी में भी है। ये भी सवाल बनता है कौन सा कलाम है इकबाल का जो दोनों लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है, उर्दू में भी और फारसी में भी? तो अरमग़ान हिजाज ही है। फर्स्ट पार्ट इसका पर्शियन में था, सेकंड पार्ट इसका उर्दू में था।
ठीक है जी, पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ इकबाल। वही बात है, इब्लिस की मजलिस शूरा, इसलिए इब्लिस की मजलिस शूरा के अरमगान इजाज़ में है, आल्सो इंक्लूडेड द अरमगान इजाज़। इब्लिस की मजलिस शूरा के बारे में अक्सर सवाल आएगा। अरमगान इजाज़ में लास्ट पोएम ऑफ इकबाल जो है वो हज़रत इंसान है, वो भी किधर है जी, अरमगान इजाज़ में हो गया हज़रत इंसान। आखिरी किताब पोएम है जी इकबाल साहब की, पूछे है जैसे आखिरी और पहली भी, हिमाला पहली है और आखिरी कौन सी, हज़रत इंसान है। ठीक हो गया जी। इंग्लिश में भी इनका जो कुछ चीज़ें इनकी आई हैं जिनके बारे में कमीशन पूछता तो नहीं है, वैसे कभी कभी पूछ सकता है। जैसे इकबाल ने जो है ना जी क्या किया था जी, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, इनका जो थीसिस था 1908 में जो पब्लिश हुआ वो किस में था, इंग्लिश में था। फिर एक और है हमारे पास इनकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, ये भी इन्होंने 1930 में लिखा था और ये क्या था जी, इंग्लिश में लिखा गया था। ये दोनों आपने याद रखना है इंग्लिश के हवाले से जो इनका मजमूआ कलाम है। बुक ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो किताब लिखी इन्होंने, मैंने आपको पहले बता दिया, इल्म इक्तिसाद जो है इसकी ओवरऑल पहली किताब है और किस पे, इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है जी, 1904 में ये पहली किताब है ओवरऑल, लेकिन ये नसरी किताब है। ठीक है जी। अल्लामा इकबाल के हवाले से कुछ आइडियाज़ के हवाले से देखें, कंसेप्ट ऑफ खुदी का इन्होंने कंसेप्ट दिया, अपनी ज़ात को पहचानने के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने के बारे में, खुदी के बारे में जो कंसेप्ट था वो इकबाल साहब ने दिया। पॉलिटिकल फिलासफी थी, इन्होंने पॉलिटिकल जो आइडियाज़ थे, जो मोटिव थे, इन्होंने शायरी के ज़रिए अचीव करने की कोशिश की। एजुकेशनल फिलासफी थी, इन्होंने मदनी इकबाल डिबेट देखी, अलाहाबाद एड्रेस। ठीक है, तो ये इनका कुछ आइडियाज़ के हवाले से जो है ना इनका काम था। उसके बाद हमारे पास कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन है इकबाल साहब के बारे में, जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है। जैसा कि हमारे पास है जी, स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अल्लामा इकबाल के कौन है जी, वो हमारे पास हैं जी रूमी साहब हैं जी। कौन है जी, मौलाना रूम जो है, रूमी, सिंपली रूमी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मौलाना रूम को ये अपना जो है इकबाल साहब क्या समझते थे, रूहानी टीचर समझते थे। आज भी इकबाल साहब की जो एक कबर है वो मौलाना रूम के जो है ना जी, जहाँ पे मौलाना रूम साहब तुर्की के अंदर दफन है, उनके साथ ही इकबाल साहब की एक अलामती कबर बनाई गई है, क्योंकि इकबाल साहब ने कहा था कि मेरी एक कबर वहाँ भी आपने बनानी है, तो वहाँ आज भी अलामती कबर मौजूद है। तो अल्लामा इकबाल साहब जो हैं मौलाना रूमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, हालांकि दोनों के जो जनरेशन है, मतलब जो टाइम पीरियड है, उसमें सैकड़ों सालों का डिफरेंस मौजूद है। रूहानी बस उनके कलाम से इन्हें मज़ा आता था, मुतासर थे बहुत ज़्यादा उनके कलाम से। ठीक है, ये वो 13 सेंचुरी के हैं रूमी साहब, और इकबाल साहब कौन सी सेंचुरी के हैं, 18वीं सेंचुरी के हैं। ठीक है, तो कम से कम 5 सेंचुरी का डिफरेंस है, 500 साल का राउंड अबाउट डिफरेंस बनेगा तकरीबन। ठीक है जी, तो ये उनसे जो है ना जी, उनसे बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे। असरार खुदी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय R.A. निकोलसन, ये नहीं पूछा गया कभी, शायद पूछा भी जाए। जावेदनामा ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश A.G.R. बेरेरी, ये भी नहीं पूछा गया कभी। अल्लामा इकबाल अच्छा डिवाइज्ड अफगानिस्तान, जी ये पूछा गया बेटा। सवाल ये बनाया कि अफगानिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी किसने लिखी थी, तो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी 1933 में, 1934 में। अफगानिस्तान भी आप गए थे, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इकबाल साहब ने दी थी। जिंदा रूद के नाम से किताब है जिसके बारे में सवाल बनता है कि किसने लिखी थी, इनका बेटे ये जावेद इकबाल साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब के बेटे जावेद इकबाल साहब हैं। तो ये इन्होंने लिखी थी अपने वालिद साहब के बारे में, जावेद इकबाल अबाउट हिज फादर। तो जिंदा रूद के राइटर कौन है, जावेद इकबाल हैं। इन्होंने ये किताब अपने बाप के बारे में, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में लिखी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जावेद इकबाल जो अपना गरेबान चाक 2002 में इन्होंने लिखी। अपना गरेबान चाक के नाम से ये भी सवाल बना है कि अपना गरेबान चाक जो है या ऑटोबायोग्राफी है किसकी जी, जावेद इकबाल साहब की है, अल्लामा इकबाल साहब के बेटे की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है, तो इसमें जो है ना जी उनकी डेथ के बारे में बात हो रही है। तो इकबाल साहब की जो डेथ है वो तो आगे चल के होगी। देखिए 1933 में जो है ना जी आप वापस आ रहे थे, कहाँ से जी, कहाँ से वापस आ रहे थे जी आप ये देखें कि इकबाल सफ़र स्पेन से वापस आ रहे थे। अफगानिस्तान से जब वापस आते हैं, स्पेन से अफगानिस्तान से होते हुए,
तो यहाँ से जो है ना जब वापस आते हैं तो उन्हें गले की बीमारी लाक होती है। और अल्टीमेटली 21 अप्रैल 1938 को आपकी डेथ हो जाती है। 21 अप्रैल 1938 को आपकी डेथ हो गई। और अब हजूरी बाग के अंदर, कौन सी जगह पे जी? हजूरी बाग के अंदर बादशाही मस्जिद में के करीब, बादशाही मस्जिद के एंट्रेंस के करीब जो है ना जी आप दफन है। ये आपका मकबरा है। जब कभी आपका लाहौर चक्कर लगे बादशाही मस्जिद तो इकबाल साहब के मकबरे पे ज़रूर जाइएगा और फतेह खानी कीजिएगा। तो ये इकबाल साहब के बारे में डिटेल थी जो कि कमीशन के एग्ज़ाम के लिए मुफीद साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। तो ये जो है उम्मीद है इसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।